हेलो 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 एवरीवन। वापस से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। 20 तारीख है आज एंड सबको हैप्पी दिवाली। पर हाँ, दिवाली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मज़े करो, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। सो एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं एंड दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री PYQ ऑफ NFAT। दैट दिस पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले कवर कर लिया था एंड दिस विज द लास्ट वीडियो ऑफ PYQ सीरीज़। सो PYQ मैंने ऑल अब सब सारे ख़त्म कर दिए। बायो मैंने कंप्लीट कर दिया, फिज़िक्स मैंने कंप्लीट कर दिया एंड ये केमिस्ट्री का भी लास्ट पार्ट है PYQ का एंड ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो एंड मेरे को MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए भी बनाने का PYQ बनाने का वो डिमांड आया था। सो एक्चुअली ऐसे तो मैं फ़र्स्ट ईयर का हूँ फॉरेंसिक का। लेकिन मैं उसको फॉरेंसिक जो MSc फॉरेंसिक साइंस का पेपर है उसको मैं रिव्यू करूँगा, समझूंगा एंड उसको ज़रूर से समझाऊँगा, ठीक है। एंड मेरे को कमेंट में बताना कि आपको BSc क्रिमिनोलॉजी का भी पेपर का PYQ चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए होगा तो बताना, उस पर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। किताब लेके बैठो, पेन लेके बैठो एंड सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। अगर नहीं आता है क्वेश्चन, समझ नहीं आता है तो रेज्यूम करके इसका आंसर देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 15 तक मैंने पहले पार्ट में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो चेक दैट आउट वीडियो ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 17, a drug which act as both antipyretic and analgesic। सो एंटीपायरेटिक ड्रग वो होता है जो आप बुखार में लेते हैं। जब आपको बुखार हो जाता है, अगर फीवर होता है आपको, तो आप एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ लेते हैं। जब आपको दर्द होता है, कुछ शरीर दर्द है, कुछ है, तो आप लोग एनाल्जेसिक वाला वो दवाई लेते हैं जो पेन रिलीफ करता है। एंटीपायरेटिक जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया जो आप बुखार में लेते हैं, एनाल्जेसिक जैसे कि ऑक्साल्जिन हो गया जो आप लोग दर्द में लेते हैं, ठीक है। सो इसका ऑप्शन देखिए, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, क्लोरोडाई एजिपोक्साइड, फोर एसिटामिडोफिनॉल। सो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो इसका आंसर देखो ऑप्शन 4, 4 एसिटामिडोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 18, why do lanthanoid atoms get smaller as you go from left to right in the series? More outer electron, bigger atoms, stronger pull from the nucleus, higher atomic number। सो ये आपने DNF ब्लॉक में ज़रूर से पढ़ा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो DNF ब्लॉक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा जब लेफ़्ट टू राइट हम लोग सीरीज़ में जाते हैं तो न्यूक्लियस जो एक स्ट्रॉन्गर पुल जो होता है न्यूक्लियस की तरफ से जो मिलता है, उसकी वजह से लेंथनॉइड जो एटम्स है वो स्मॉल होते जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्गर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, chromium 3 plus ion is more stable than chromium 2 plus ion because chromium 3 plus ion has a higher charge, so it is always more stable. Chromium 2 plus ion has a 3d4 configuration, while chromium 3 plus ion has a 3d3 configuration. Chromium 2 plus ion are larger in size than chromium 3 plus ion. Chromium 3 plus ion are colored, so they are more stable. सो ये आपका DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है। सो DNF ब्लॉक में आप लोगों ने ये क्रोमियम के बारे में पढ़ा हुआ है। क्रोमियम उसमें एक्सेप्शन है एक, ठीक है। सो उसमें दिया हुआ कि क्रोमियम 3 प्लस आयन क्यों ज़्यादा स्टेबल है क्रोमियम 2 प्लस आयन के एक्सेप्शन में, याद रखना दिया हुआ था ये। सो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम 2 प्लस आयन हैज़ अ 3d4 कॉन्फ़िगरेशन वाइल क्रोमियम 3 प्लस आयन हैज़ अ 3d3 कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 भी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पूछा है तो आप लोगों ने एम्बिडेंटेड लिगेंड तो पढ़ा ही है। सो इसमें एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पूछा है OH माइनस, CN माइनस, NH4 प्लस, Cl माइनस। सो ये तो ईजी क्वेश्चन है बहुत। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आपका ये CN माइनस होता है।
सो सर इसमें न्यूक्लियोफाइल पूछा है, हो सकता है कि आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट एंड लिगेंड, पूछ सकता है कि एम्बिडेंट एंड लिगेंड कौन सा है, या फिर ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कैन डू फोर्सफुल पेयरिंग। तो आपको पता होना चाहिए फोर्सफुल पेयरिंग कौन कराता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो फोर्सफुल पेयरिंग यही कराएगा। सो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग है, ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। सो डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए आपको, केमिस्ट्री का खास कर ध्यान रखना है, डेप्थ में आना चाहिए। फिजिक्स बायो तो तब भी हो जाती है बच्चों से, केमिस्ट्री में एकदम दिक्कत पड़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे कि डेप्थ में पढ़ के जाओ केमिस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखो, ऑप्शन नंबर बी CN-। क्वेश्चन नंबर 21, द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि रिएक्शन जो कर रहे हैं वो रिएक्शन का नेम तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। इसमें जैसे कि इसमें आपसे पूछ लिया एल्काइल हैलाइड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है, किस रिएक्शन की वजह से ऐसा है, तो उसका आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोलिटिक कंपाउंड, बेंजीन, पिरिडीन, साइक्लोहेक्सेन एंड टॉलुइन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोसाइक्लिक यानी कि कुछ क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन देख के तुरंत कर दिया कि भाई साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लिक लिखा हुआ है एंड हाइड्रोसाइक्लिक पूछा है तो यही होगा, नहीं। बेंजीन भी साइक्लिक कंपाउंड है, पिरिडीन भी साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन भी साइक्लिन है और टॉलुइन भी साइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पूछा है, इसका आंसर आपका पिरिडीन होगा, ऑप्शन नंबर बी पिरिडीन। क्वेश्चन नंबर 23, Leziging's test is used to detect which of the following elements in organic compound: carbon and hydrogen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus, oxygen and carbon, only nitrogen। So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस। एंड अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो पटाखों का तो आई एम रियली सॉरी, दिवाली के टाइम में बच्चे पटाखे फोड़ ही रहे हैं। सो मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ आज एंड इसलिए मेरे को लेट भी हो गया अब तक वीडियो लाने में। अभी ये वीडियो शायद आप लोग देख पाओ रात के 8-9 बजे या उससे भी बाद में देख पाओ, क्योंकि ये लेट हो चुका है वीडियो बनाने में, इतना शोर शराबा हो रहा है आज बाहर। सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ दैट, पढ़ने से मतलब रहो, उस पर नज़र मत डालना, पढ़ने से मतलब रहो, पढ़ने आए यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, AlCl3, NH3, CH4, H2O। देखो जब आप अपना नोट्स बनाओगे ना, नोट्स बनाते हो पढ़ते हो, एक काम करना, कॉलम बनाना, कॉलम बना के इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ये एक कॉलम बनाओ और इस कॉलम को मल्टीपल बार रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन दो इस कॉलम को, क्योंकि ये चीज़ जब करोगे ना तो इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 1-2 क्वेश्चन, बाकी तो जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे एग्जाम में उस पर डिपेंड करता है उसको देना है कि नहीं देना है क्वेश्चन। लेकिन ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में से कौन सा है। सो पता लग जाना चाहिए देखते ही कि हाँ भाई ये वाला रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है या फिर ये वाला रिएजेंट एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो जैसे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पूछा है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इनमें से AlCl3 दिख रहा है ना, जब मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ AlCl3 इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। सो तुरंत ऑप्शन ए AlCl3। सो ऐसे ही होना चाहिए, आपको देखते पता लग जाना चाहिए हाँ भाई ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, कॉम्पोजिशन ऑफ ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट इज। सो ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, एंड सॉरी फॉर द मेस, ये केमिस्ट्री का वाई नीचे आ गया, डोंट नो वाई कैसे।
क्वेश्चन नंबर 26, विच मोनोमर आर यूज टू प्रिपेयर नायलॉन 6? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, टेट्राफेथलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल, कैप्रोलैक्टम, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। सो ये आपका पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया है कि नायलॉन 6 को बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज़ होता है। एंड देखो मोनोमर पूछा गया है यहाँ पे। अगर आपने पॉलीमर का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर कैप्रोलैक्टम होता है। नायलॉन 6 को बनाने के लिए कैप्रोलैक्टम नाम का मोनोमर यूज़ किया जाता है। कैप्रोलैक्टम इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर? देखो एक और क्वेश्चन पॉलीमर से, तो पॉलीमर से 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो आपकी। हाँ, हो सकता है कि पूछ लिया जाए 2-3 क्वेश्चन पॉलीमर वाले चैप्टर से। इसमें नेचुरल रबर का मोनोमर पूछा गया है, तो इथीन, आइसोपीरिन, स्टाइरीन एंड विटाइल क्लोराइड। तो नेचुरल रबर को बनाता है जो मोनोमर, वो आइसोपीरिन होता है। सो आइसोपीरिन। क्वेश्चन नंबर 28, what is the molarity of the solution containing 0.5 moles of NaOH dissolved in 500 ml of water? So देखो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ज़रा कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। मोल्स दिया हुआ है आपको, 500 ml ऑफ वाटर दिया, इसको आप लोग 1 लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, फॉर्मूला पुट करोगे मोलारिटी का, सीधा सॉल्यूशन निकालोगे, अपना आंसर निकालोगे। ठीक है, सो मैं सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि मेरे को जल्दी जाना है थोड़ा अभी काम से, इसलिए जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ। वरना मैं आपको जैसे हर वीडियोस में आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इस वाले वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिखाता, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है उतना। सो ऑप्शन ए 1 मोल, ऑप्शन बी 0.1 मोल, ऑप्शन सी 1 × 10⁻³ मोल, ऑप्शन डी 2 मोल। इसका आंसर आप सब सॉल्व कर लोगे, मोलारिटी का फॉर्मूला निकाल के इसका आंसर आएगा 1 मोल। एंड याद रखना 500 ml ऑफ वाटर, इसको लीटर में ज़रूर से कन्वर्ट कर लेना, वरना आंसर नहीं आएगा। इसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय। लिक्विड के अंदर गैस और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप कौन डिफाइन करता है, कौन इंडिकेट करता है? हेनरीज लॉ, याद करो, हेनरी लॉ करता है इंडिकेट। तो इसका आंसर देखो, इसका ऑप्शन देखो, राउल्ट लॉ, हेनरीज लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेंट हॉफ फैक्टर। तो इसका आंसर होगा हेनरीज लॉ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O इज 1, 2, 0.5, 3। ये भी इजी क्वेश्चन है, एज सच कोई बहुत हाई टेक क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक बेसिक क्वेश्चन है कि हाँ भाई देखो, अब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, तो इजी क्वेश्चन से जल्दी जल्दी कि देखते ही सॉल्व हो जाए तुरंत। तो ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल बताने हैं जो 18 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। सो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, मोल्स का फॉर्मूला लगा के, एवोगाड्रो नंबर और ये सब लगा के, इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 मोल। मैं ज़रूर से करवाता, मुझे दुख हो रहा है मैं करवा नहीं पा रहा हूँ आंसर सभी, क्योंकि थोड़ा दिवाली के टाइम में बिजी चल रहे हैं सब कुछ। सो आई एम रियली सॉरी अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ सब चीज़, बट आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करना बैठ के। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर नंबर ए होगा, दैट इज़ 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 31, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है ना केमिस्ट्री में, जो क्वांटम नंबर्स है वो अच्छे से पढ़ के जाना। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, मान के चलो कि 90% है कि मान के चलो कि आना चाहिए क्वेश्चन। अगर मैग्नेटिक्स आ गया इस बार आ गया, क्या पता अगले बार एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आ जाए, उसके अगले बार या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आ जाए, क्या पता किसको क्या आने वाला है। ठीक है, सो ज़रूर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए एक बार देख लेना ध्यान से, क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या स्पेसिफाई करता है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, वो ओरिएंटेशन स्पेसिफाई करता है। सो इसका आंसर देखो, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 32 बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट? मिल्क, स्टार्च इन वाटर, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन, स्मोक। सो कौन सा इनमें से जो है टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, नहीं शो करता, नहीं एग्जिबिट करता है?
मिल्क, स्टार्च इन वाटर, एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन एंड स्मोक। सो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड अ मेथड टू इवेलुएट विच प्रॉपर्टी। अब इस तरह क्वेश्चन भी आपसे आते हैं बहुत बार। समझो इस बार जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछ लिया, क्या पता अगली बार आपसे गिब्स एनर्जी फ्री गिब्स एनर्जी के बारे में पूछ ले। जिससे मैंने फिजिक्स का PYQ कराया था, तो फिजिक्स के PYQ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया था, इंटरनल एनर्जी के बारे में। इसमें थर्ड लॉ पूछ लिया है। केमिस्ट्री में भी आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। सो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एंड देन लास्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो जो एक जो मेथड इवेलुएट करता है कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PYQ सीरीज़। पूरे सीरीज़ का PYQ का, पूरे केमिस्ट्री का PYQ का भी लास्ट है ये। सो क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विच टाइप ऑफ रिएक्शन स्पीड अप, ओनली एक्सोथर्मिक, ओनली एंडोथर्मिक, बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, नीदर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पे दोनों रिएक्शन वो होता है, स्पीड अप होता है, एक्सोथर्मिक भी एंडोथर्मिक भी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है और कोई एक रिएक्शन जो है स्पीड डाउन हो रहा है, नहीं, दोनों रिएक्शन एक साथ स्पीड अप होते हैं। सो बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होगा। बस थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। PYQ सीरीज़ भी ख़त्म, PYQ सीरीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ जिससे कि और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। सो बस अगर आप लोग इस वीडियो लास्ट तक बने हो तो वेल एंड गुड। ज़रूर से बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना, PYQ के, फिजिक्स एंड बायो के PYQ मैंने कवर कर रखे हैं, उसको भी चेकआउट करना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी तो MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए मैं एक बार पढ़ूँगा उसको, ठीक है, पढ़ूँगा एंड समझूंगा खुद से, एंड देन उस पर वीडियो लेके आऊँगा। सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे इस पर वीडियो लाने के लिए। एंड मेरे को कमेंट बताना ज़रूर से मेरे को कि आपको BSc क्रिमिनोलॉजी के ऊपर भी PYQ चाहिए कि नहीं। अगर हो सकता है तो मैं उसको भी लेके आने का ट्राई करूँगा, अगर मेरे को PYQ मिलता है कहीं से। बाकी जैसे 2025 में तो पेपर बेस्ड हुआ था तो PYQ है, 2024 में हुआ था आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड, तो PYQ अवेलेबल नहीं है उसके। सो अगली बार भी अगर ये होता है पेपर बेस्ड होता है तो मैं ट्राई करूँगा कि मिलने की मेरे को PYQ मिल जाए वापस से। बाकी तो अभी टेस्ट सीरीज़ आने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे, अच्छे से प्रिपेयर करो। बस आज के लिए इतना ही। कीप मैनिफेस्टिंग यू विल गेट व्हाट यू विल थिंक, कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ज़रूर से समझना। मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए, अपने काम से ऑब्सेस्ड रहो, ठीक है। बाकी वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। जाओ मज़े करो, दिवाली मनाओ। इस वीडियो को आराम से रात में देख लेना, रात में अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। बाय 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 बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना अपने NFAT एस्पिरेंट से। डिज़र्विंग हूँ तभी सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करना। सब वीडियो में बोलता हूँ यही चीज़, डिज़र्विंग हूँ तभी करना, ठीक है। बाय बाय, स्टडी हार्ड।